नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि कहा जाता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि जो अनटचेबिलिटी है उसको एबॉलिश कर दिया गया है या उसको ख़त्म कर दिया गया है बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 जो है दोस्तों, उसकी जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि अनटचेबिलिटी इज़ एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। कि अनटचेबिलिटी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है और इसकी प्रैक्टिस करना किसी भी फॉर्म में वो फॉरबिडन है, यानी कि उसके लिए मना किया गया है। और आगे कहा गया है कि इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यानी कि कोई भी डिसेबिलिटी या अक्षमता जो है अगर अराइज होती है जो कि अनटचेबिलिटी से निकलती है, वो जो है वो पनिशेबल होगी बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 17 जो है दोस्तों वो तो पार्ट है राइट टू इक्वालिटी का। अब जो 17 या अनटचेबिलिटी का अबॉलिश करके ये किस तरह से इक्वालिटी लाने की कोशिश की जा रही है या इसका क्या यूटिलिटी है इक्वालिटी। अनटचेबिलिटी जो है दोस्तों, अगर इक्वालिटी में देखा जाए उसका रोल, तो वो एक तरह से एक ऑब्स्टेकल है। यानी कि अगर अनटचेबिलिटी जो है वो प्रिवेल करती है किसी समाज में तो वहाँ पर इक्वालिटी नहीं हो सकती। इसीलिए जो कहा गया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, या अनटचेबिलिटी जो उसको ख़त्म किया जाता है ताकि हम इक्वालिटी जो है उसको और ऊपर उठा सकें या लोगों में समानता जो जितनी हम कर सकते हैं उतना करें। अनटचेबिलिटी को दोस्तों डिफ़ाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, या इससे लेकर जो लॉ है उसमें भी इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि भाई अनटचेबिलिटी होती क्या है। पर जनरली इसको ऐसा समझिए कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम जो डिवीज़न है, जहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई इसको यहाँ नहीं जाने देना, इसको मंदिर नहीं जाने देना, इसको फलां जगह नहीं जाने देना, या ये नहीं कर सकते, तो वो जो चीज़ें प्रिवेल करती थी बहुत फ्रीक्वेंट आज से काफ़ी साल पहले, हालांकि अभी उनका काफ़ी जो इम्प्रूवमेंट हुई है उनमें, तो उस चीज़ को लेकर जो है वो सब चीज़ें जो थी वो अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में आती थी, जिसमें कुछ सेक्शन जो समाज की होती थी उनको अनटचेबल ट्रीट किया जाता था। इसमें दोस्तों एक बात और मेंशन करने वाली है कि आर्टिकल 15 को देखें अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो भी अनटचेबिलिटी को कहीं ना कहीं रेफर करता है, जहाँ पर ये कहा गया है कि भाई जितने भी प्लेसेस हैं पब्लिक की, चाहे वो वेल्स हैं, चाहे वो टैंक्स हैं, चाहे बाथिंग घाट है, चाहे हॉस्पिटल हैं, चाहे बस स्टैंड है, जितने भी ये पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कास्ट बेस पर। ये एक उसका एक एलिमेंट है। तो यानी कि उस चीज़ को अगर देखा जाए अनटचेबिलिटी को, तो हमारा आर्टिकल जो 15 है वो भी काम करता है। जहाँ तक दोस्तों बात है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, यानी कि संविधान बनने से पहले का अगर कोई लॉ है जो कि अनटचेबिलिटी पर है तो उसको यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, वो एज इट इज़ ही बना रहेगा। इसमें दोस्तों केस लॉ है हमारे पास एक स्टेट वर्सेस गुलाब सिंह 1953। इस केस लॉ में ये डिमांड की गई थी कि भाई यूपी रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 1947 जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास संविधान आ गया है इसमें कि आर्टिकल 17 है, उसके अंडर जो है वो पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो लॉ बना सकती है, क्योंकि जो पावर है पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो रिलेटेड पार्ट है हमारा, उस पर कानून बनाने की वो दी गई है पार्लियामेंट को, और ये जो है वो आर्टिकल 35 के अंडर लिखा गया है। तो उस पर कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो 35 आर्टिकल है इसके अंडर जो बात की गई है वो फ्यूचर के जो लॉ होंगे उसके बारे में बात की गई है, ना कि वो कानून जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो एज इट इज़ रहेगा। हाँ, फ्यूचर में अगर कोई कानून बनाना चाहती है पार्लियामेंट तो वो बना सकती है। इसमें दोस्तों एक और केस लॉ है हमारे पास, वेंकटरमन देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1958। इस केस लॉ में दोस्तों टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चीज़ों को डिसाइड किया गया था, जिसमें ये कहा गया था, इसमें कहा गया था कि अगर मान लीजिए किसी हिंदू टेम्पल में जो कि पब्लिक के लिए खुला है, अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहाँ जाने पर मना किया जाता है कि भाई आप नहीं जाएंगे, तो वो सिचुएशन जो है वो आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कवर करेगी। पर अगर कोई डिनोमिनेशनल टेम्पल में जाता है, यहाँ पर की जो एंट्री है वो कुछ स्पेसिफिक पर्सनस की ही हो सकती है, तो वहाँ पर वो जो है वो फिर आर्टिकल 17 के जो दायरा है उसमें नहीं आएगा, वो चला जाएगा आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर ये डिफरेंस किया गया है कि भाई कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पब्लिक एक्सेस है कि पब्लिक आती जाती है, वहाँ पर किसी को रोकना। वो जो डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट या टेम्पल है जहाँ पर कि सिलेक्टेड है, जैसे कि मान लीजिए कि भाई अगर आप उस पंथ या डिनोमिनेशन जो है उसको फॉलो करते हैं या उसके मेंबर हैं तभी आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये मेरा जो राइट जो है वो वायलेट हुआ है आर्टिकल 17। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आर्टिकल 26 आएगा, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कि भाई वो जो संस्था है, जो पंथ संप्रदाय या जो भी है, उसको ये अधिकार है कि वो अपने जो भी एक्टिविटी है उसको मैनेज कर सकता है और उस मामले में किसी तरह की कोई
इंटरफेरेंस या दखलंदाजी जो है वो नहीं की जाएगी। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है दोस्तों, तो पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी को लेकर जो एक्ट था वो बनाया था, जिसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। इस एक्ट को 1976 में अमेंडमेंट की और इसको रीनेम किया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले 1995, ये दोस्तों फर्स्ट केस लो था इस एक्ट के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया था और इस पे जो अक्यूज था उसको कन्विक्शन हुई थी। तो ये है दोस्तों आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच।